हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा में गणित की पहली प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याओं के बारे में बहुत सी जानकारियां आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यह प्रश्नावली पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटा की सामान्य संक्रियाओं पर आधारित है। आशा है आपको इसमें आनंद आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह पहली प्रश्नावली का पहला सवाल। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों पर तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, एक संख्या रेखा है, इसके अंदर हमारा शून्य यहाँ पर, इधर तापमान बढ़ता हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 15, 20, 25 और दूसरी तरफ घटता हुआ -5, -10। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, ये तापमान इस संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। तो हमें इस संख्या रेखा को देखते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस संख्या रेखा पर जो जो स्थान दिखाए गए हैं उनका तापमान क्या है, तापमान हमें नोट करना है। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है आप देखिएगा संख्या रेखा के ऊपर। ये 0 से हमारा बाईं ओर 5 डिग्री और उसके बाद एक पॉइंट 1 डिग्री का बना हुआ है। उससे आगे 6, 7, 8 यानी -8 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लाहौल स्पीति का -8 डिग्री के लिए ऊपर। ये ध्यान से लगाएंगे, ये बिंदु, ये डिग्री का चिन्ह है। और आगे सेल्सियस। गणित में इकाई लिखते हुए हमें विशेष ध्यान रखना होता है, बिना इकाई के किसी भी संख्या को निरूपित नहीं करते। तो लाहौल स्पीति का 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का देखिएगा, शून्य से किधर है, शून्य से बाईं ओर 2 पॉइंट, 2 बिंदु, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। यानी ये घटा का, व्यकलन का चिन्ह, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, -2 और डिग्री के लिए थोड़ा ऊपर ये चिन्ह डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद शिमला है शून्य के हमारे दाईं ओर और ये है बिल्कुल देखिएगा 5 के अंक के पास। तो शिमला का तापमान कितना हुआ, 5। यहाँ ये जमा है 5 डिग्री सेल्सियस और जमा का निशान यानी प्लस का, जमा का लगाएं न लगाएं कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसको जमा ही माना जाता है। तो शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी, आप संख्या रेखा को देखेंगे 10 और 10 के बाद छोटे बिंदु कहाँ तक है, 14 है। और 14 कौन सा है, हमारा शून्य के दाईं ओर, और शून्य के दाईं ओर जो होता है वो जमा 14 डिग्री सेल्सियस। डिग्री भी जरूर लगाएंगे इसका चिन्ह और सी भी जरूर लिखेंगे। और उसके बाद बेंगलोर, और बेंगलोर का है हमारे दाईं ओर 20, 21 और 22 यानी 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ए भाग का उत्तर हमारा पूरा हो चुका है। ये हमारा इसका ए भाग का उत्तर है। अब आते हैं दूसरे बिंदु की ओर। इसमें दूसरा बिंदु है, देखिएगा, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। इसमें हम लिखेंगे सबसे गर्म स्थान का तापमान। सबसे गर्म कौन सा है देखिएगा आप, इसके अंदर ए बिंदु के अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा तापमान किसका है, 22 डिग्री सेल्सियस। ये बेंगलोर, यानी बेंगलोर का तापमान यहां पर लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडे स्थान का तापमान, सबसे ठंडा स्थान इनमें से कौन सा होगा, जो शून्य से नीचे जाएगा -2, -8। तो शून्य से ज्यादा दूर कौन सा है, -8, यानी -8 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा है। तो यहां लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब इस सवाल का दूसरा भाग और दूसरे भाग में उपभाग, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो इन दोनों का अंतर देखना, अंतर कितना होगा, इसका जमा 22, उसका -8। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा। अगर हम इस प्रकार की संख्याओं को घटाते हैं तो घटा में क्या करते हैं, नीचे वाला जो घटा है -8 है तो नीचे वाले का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा जमा, और ये क्या हो जाएगा, इनका अंतर
30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है। इस सवाल के दो भाग थे। सबसे गर्म स्थान का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, सबसे ठंडे स्थान का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। एक उत्तर यहाँ हुआ, फिर दोनों के तापमान का अंतर, इसको इसमें से घटाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर हुआ। सवाल का सी भाग भी बी भाग की तरह ही बहुत आसान है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में कितना अंतर है? तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। और इनका अंतर निकालना यानी इनमें से घटा करना। और इसी तरह से क्या करेंगे? -8 डिग्री सेल्सियस घटा -2 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा? नीचे वाले का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और इनका अंतर कितना आएगा? -6 डिग्री सेल्सियस। अब अगला भाग, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग? पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमानों को जोड़ लेंगे। शिमला का तापमान कितना था? हमने नोट किया था संख्या रेखा के ऊपर। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। और शिमला के साथ श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। और इनका जोड़ कितना आएगा? जोड़ेंगे तो क्या होगा? ध्यान रखना है, नीचे का चिन्ह का परिवर्तन केवल घटा में करते थे, जमा में नहीं करेंगे। तो इसका जोड़ कितना आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस वाला उसमें से घट जाएगा। अब इसको देख करके हमें उत्तर देना है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला का तापमान इन दोनों नगरों के जोड़ से कम है? देखिए, शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस और दोनों का जोड़ कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। क्या शिमला का तापमान दोनों के जोड़ से कम है? नहीं, दोनों का जोड़ 3 था और अकेले शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। इसी सवाल के डी भाग के दूसरे बिंदु का उत्तर आप स्वयं निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स? तो ठीक है स्टूडेंट, पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, इसके सभी भाग। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। इस सवाल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। धनात्मक का अभिप्राय बच्चे को नंबर दिए जाएंगे और ऋणात्मक का अभिप्राय उसके काट लिए जाएंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में 5 राउंड की हमारी प्रतियोगिता हुई, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे। इनको हम इस प्रकार से लिख लेंगे हमारे सवाल के हिसाब से। जैक द्वारा प्राप्त अंक पहले राउंड में 25, दूसरे राउंड में -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे राउंड में 15 है और 5वें राउंड में 10। और अब प्रश्नकर्ता पूछना चाहता है, बताइए अंत में उसके अंक, कुल अंकों का योग कितना था? तो इन्हें जोड़ना है। तो इसमें एक सीधा सरल तरीका है, ट्रिक। जमा के एक बार जोड़ लीजिए, फिर उनमें से माइनस के घटा दीजिए। 25 जमा के, 15 जमा के, 25 और 15 40 और 10 जमा के कितने हुए? 50। और उसमें से घटा के 50 अंक मिले उसे ठीक उत्तरों के लिए। गलत उत्तरों के लिए कटे -5 और -10 यानी -15। तो 50 में से 15 को घटा देंगे, उत्तर आएगा हमारा 35 अंक उसके कुल आए। इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। पहले राउंड में 25, दूसरे में 5 कटे 20 बचे, फिर तीसरे में फिर 10 कटे यानी कुल 10 बच गए उसके। फिर 15 आए, 15 और 10 25 और 10 35, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ इस सवाल का हमारा? 35। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब तीसरा सवाल करते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इन बिंदुओं को हम नोट कर लेंगे कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान कम हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, ये ध्यान रखेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया यानी माइनस, घट गया और ठंड बढ़ गई।
ठीक है, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, क्या होगा हमारा, -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, यानी मंगलवार को इनका योग क्या होगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा मंगलवार का तापमान होगा। फिर बुधवार को तापमान बढ़ जाता है, यानी गर्मी बढ़ी, ये हमारा माइनस में था, बढ़ने का अभिप्राय प्लस में होगा। तो बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। बढ़ने का अभिप्राय जमा में करेंगे, तो -7 था, इसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाएंगे, तो बुधवार को तापमान क्या होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। -7 में 4 को जोड़ेंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमारा 2 उत्तर आए हमारे, क्या थे, पहले मंगलवार को श्रीनगर का तापमान पूछा था वो -7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को श्रीनगर का तापमान पूछा -3 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, आइए चौथा सवाल करते हैं। इस सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ध्यान देंगे, यह समुद्र के तल से उसकी ऊंचाई है और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। एक पनडुब्बी पानी के तल से 1200 मीटर नीचे तैर रही है और हवाई जहाज 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाकार दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी। आइए देखिए, इसको पहले नोट करते हैं। समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है समुद्र तल से, 5000 मीटर, ठीक है। और पनडुब्बी में पानी की गहराई कितनी है, 1200 मीटर। दोनों की कुल निकालनी है। इसको एक चित्र के हिसाब से समझ सकते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए समुद्र का तल है, हवाई जहाज इससे 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हवाई जहाज, और पनडुब्बी इससे 5000 मीटर की ऊंचाई है ये, और पनडुब्बी इससे 1200 मीटर गहराई पर है। तो हमें इन दोनों की, पनडुब्बी की और एरोप्लेन की, इनकी आपस में दूरी निकालनी है। इनकी दूरी कितनी आएगी, ये 5000 मीटर और ये 1200 मीटर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनकी दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, 5000 मीटर और 1200 मीटर जोड़ देंगे, 6200 मीटर। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पांचवा सवाल भी बिल्कुल आसान है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करवाता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या, यानी 1642 को लिखेंगे ऋणात्मक, ठीक है। जमा करवाने वाली फिर क्या होगी, धनात्मक। ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे। तो इसके पहले बिंदु का उत्तर क्या हुआ, अगर हम निकालने वाली राशि को ऋणात्मक लिखते हैं तो जमा कराने वाली को कैसे करेंगे, धनात्मक। तो इसका उत्तर क्या हुआ, इसको हम धनात्मक लिखेंगे। तो इस सवाल के अगले भाग का उत्तर, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं। मोहन के खाते में जमा राशि कितनी थी, 2000 रुपए। यहां रुपए अवश्य लिखेंगे। मोहन ने खाते से कितने निकाले, उस राशि को लिख देंगे और कैसे लिखेंगे, ऋणात्मक। और ये क्या है, धनात्मक, यानी जमा का निशान लिखें या न लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी जमा माना जाएगा। तो मोहन ने खाते से कितने निकाले थे, 1642, यानी 1642 रुपए। यहां भी रुपए
लिखेंगे। शेष राशि क्या होगी, इनको इसमें से घटा देंगे। 2000 में से घटाई 1642 और ये बचे 8, 5, 358 रुपए। यहां लिख देंगे शेष राशि और ये हमारा उत्तर। ओके स्टूडेंट्स, है ना आसान। तो आइए अब करते हैं छठा सवाल। ये भी एक बहुत ही आसान सवाल है, संख्या रेखा से संबंधित है। रीता एक बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए ये बिंदु ए, यहां से बी तक 20 किलोमीटर वो चली पूर्व की ओर, ये पूर्व दिशा है, ठीक है। यदि सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। पश्चिम कहां होता है, पूर्व के बिल्कुल विपरीत, यानी इधर। यहां बी पर आने के बाद वह 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, पहले 20 किलोमीटर इधर गई, फिर 30 किलोमीटर इधर आ गई। चाहे तो आप इसके अंदर निशान भी लगा सकते हैं। ये 20 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर इधर आई, ठीक है, समझ गए। यदि पूर्व की और तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो इधर क्या होगा, धनात्मक जमा। तो पश्चिम की ओर की को क्या करेंगे, वही सवाल, बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा, ऋणात्मक। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो ये 20 किलोमीटर इधर गई, 30 किलोमीटर इधर आई। प्रश्न वाला पूछ रहा है ए से उसकी स्थिति क्या होगी, किस अंक द्वारा लिखोगे। 20 इधर गई, 30 इधर आई, तो क्या हुआ इसका अभिप्राय, जमा 20 और माइनस 30, इनको जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए करते हैं। ए से बी तक तय की गई दूरी हमारी कितनी थी, 20 किलोमीटर। बी से ए तक तय की गई दूरी 30, लेकिन वो क्या थी, विपरीत दिशा में थी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर माइनस, और अब इसकी स्थिति क्या होगी, आरंभिक स्थिति से इसको जोड़ लेंगे। तो इसमें जो ज्यादा होगा उसका चिन्ह लगाएंगे, ज्यादा कौन सा, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगेगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर है ना बच्चों, बिल्कुल आसान। आइए 7वां सवाल करते हैं। जो बिल्कुल आसान है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। प्रत्येक पंक्ति से अभिप्राय क्या बच्चों, इधर से इधर जोड़ेंगे तो वही आएगा। प्रत्येक स्तंभ यानी ऊपर से नीचे, चाहे यहां जोड़ लें, यहां जोड़ लें, यहां जोड़ लें, एक ही जोड़ आएगा। और प्रत्येक विकर्ण यानी कोने, कोने वाले अंकों का जोड़ करेंगे तो भी वही आएगा। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मायावी वर्ग है। तो इसमें मायावी वर्ग कौन सा है, ये जोड़ करके हमें बताना है। इनको जोड़ जोड़ करके देख लेंगे अलग अलग। देखिए पहले वर्ग में देखते हैं, 5 -1 -4, माइनस के 5 0, ये -7 हो गए, 5 और 2, फिर जमा के साथ ये भी 0। ये क्या हुए, जमा के 3 घटा के 3, ये भी 0। तीनों पंक्तियों का जोड़ 0। ऊपर से नीचे करके देखो, जमा 5 -5 0, ये दोनों -3 और ये 3 0, ये 4 और 3 माइनस के साथ, जमा के साथ ये भी 0। विकर्ण मिला करके देखते हैं, 5 जमा का और -2 -3 5, ये 0, ठीक है। इस विकर्ण को मिला करके देखें, ये विकर्ण देखिए, ये 0 -2 -4 -6 हो गए और ये 0 नहीं। तो इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। पहला इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। दूसरे में आकर के देखें, ये देखिएगा, इसमें 1 और -10, इसका जोड़ क्या आया, -9। इसका
4 3 7 2 9, तीनों माइनस, ये भी ठीक। ये 6 और 7 13 माइनस के जमा के 4, ये भी -9। तो तीनों पंक्तियों का जोड़ -9। ठीक है, इधर से करके देखते हैं। जमा के 1 और घटा के 10, ये -9। ये जमा के घटा के 13 जमा के 4, -9, इसका भी उत्तर ठीक। और ये भी -9। अब विकर्ण करके देखते हैं। इसका देखिएगा विकर्ण 7 और 3 10 घटा के और 1 जमा -9। इस विकर्ण को देखेंगे -6 -3 -9। इसकी तीनों स्तंभ, तीनों पंक्तियां और दोनों विकर्ण सबका योग -9। तो ये एक मायावी वर्ग है। तो दूसरे का उत्तर लिखेंगे मायावी वर्ग है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब 8वां सवाल करते हैं। 8वें सवाल के 4 भाग हैं और ये सवाल भी बहुत ही सरल है। पढ़ के देखिए। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए घटा ब्रैकेट शुरू घटा बी ब्रैकेट बंद बराबर ए जमा बी का सत्यापन कीजिए। और नीचे मान दे रखे हैं प्रत्येक सवाल में ए और बी के मान, यानी ऊपर जो बना रखा है बराबर के निशान का बाईं ओर का पक्ष और दाईं ओर का पक्ष, दोनों के अंदर हम चारों सवालों में अलग अलग मान रख के देखेंगे। और जहां मान बराबर आएगा तो सत्यापन है, ठीक है उत्तर। अगर मान बराबर नहीं आएगा तो ये मान हमारे गलत हैं। केवल हमें इतना करना है। आइए इनमें से एक मैं आपके लिए करता हूं, बाकी सब आप करेंगे। देखिएगा, इसका दूसरा भाग है। मैंने सबसे पहले ऊपर लिख लिया a माइनस बी। ये जो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने लिख लिया। a का मान 118 और b का मान 125। अब इसको इसी अनुसार लिखते जाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। a की जगह लिखेंगे 118 घटा ब्रैकेट शुरू फिर घटा, फिर b की जगह लिखेंगे 125। ये हमारा एक पक्ष हुआ इधर का, बराबर के निशान के उधर का। ए की जगह क्या मान रखना है हमें 118 और बी की जगह रखना है 125। बस इनको बायां और दायां दोनों पक्षों को हल कर लेंगे। 118 और 125 इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा। 8 और 5 इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे। 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। ये हुआ 243। एक पक्ष हमारा ये आ गया 243। इधर का हल करके देखते हैं। 118 घटा और बाहर भी घटा ब्रैकेट के अंदर भी, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों घटा मिलकर के घटा और घटा की गुणा क्या होती है, जमा 125। और अब देखिएगा दोनों का मान क्या है, इसको भी जोड़ के देखेंगे तो 243 और ये भी 243। इसका मतलब क्या हुआ, ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है। ए और बी के इन मान के लिए ये कथन सत्य है, इसलिए ये सत्यापित है। ये मान सत्य हैं, ये हमारा उत्तर हुआ। इसी प्रकार से आप इसके 3 शेष भागों को और करेंगे। प्यारे बच्चों, 9 का सवाल भी बहुत सीधा सरल सवाल है। आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो और कहीं आपको गणनाओं को करने में, हिसाब किताब करने में दिक्कत हो तो अपने पेज के बाईं और रफ स्थान पर उसका प्रयोग करके कर सकते हो। केवल क्या करना है, इसमें बाईं और दाईं और 2 कॉलम दिए हुए हैं और हमें दोनों का मान निकाल करके ये लिखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखिएगा, पहला ए भाग -8 जमा -4, -8 और -4 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, -12। तो इस तरफ का आया हमारा ये। दूसरी तरफ इसको हल करने का प्रयास करते हैं। -8 -4, दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, जमा। तो ये क्या हो जाएगा, -8 में जमा के 4, इसका क्या आएगा हमारा -4। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, इसमें -4 बड़ा है और 12 छोटा है। हमें इस प्रकार से ये निशान लगाने हैं। एक मैंने आपके लिए कर दिया है, इस प्रश्न के बाकी भाग आप स्वयं करेंगे।
अब करते हैं इस प्रश्नावली का 10वां सवाल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एक पहेली की तरह से। पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, समझेंगे, और एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। ठीक है, तालाब की पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा है और तालाब का पानी कहाँ शुरू होता है? नीचे की तरफ 9वीं सीढ़ी पर। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? हम ये मान लें कि नीचे की तरफ जा रहा है तो वो छलांग माइनस, और ऊपर की तरफ आ रहा है वो प्लस, कि बंदर एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे उतरता है। नीचे उतरने का मतलब -3। दूसरी छलांग लगाता है वो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर का मतलब +2। एक छलांग में -3, दूसरी में 2 सीढ़ियां ऊपर, तो कुल मिलाकर के 2 छलांग लगाने के बाद वह कितनी सीढ़ियां नीचे उतरेगा? तो कितना आएगा? -1। 2 छलांग लगाने के बाद -1। तो इस प्रकार से हम लगातार उसकी छलांगों का अनुमान लगाएंगे कितनी सीढ़ियां उतरेगा। तीसरी छलांग में फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरेगा, फिर वो एक बार ऊपर आएगा, तो इस प्रकार फिर -1, यानी कुल कितना हुआ? 1 सीढ़ी पहले नीचे आया था, दोबारा से फिर नीचे, यानी -2 सीढ़ियां नीचे उतर चुका है। इस प्रकार से इस क्रम में हम लगातार इस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा ये फिर 1 और कुल सीढ़ियां -3। इस प्रकार से इसने फिर 3 छलांग नीचे लगाई, फिर 2 छलांग ऊपर आया, फिर -1, इस प्रकार से -4। देखिएगा, फिर उसने नीचे फिर छलांग लगाई 3, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर आया वो, इस प्रकार से -1, इस प्रकार से -5 सीढ़ियां। कितनी छलांग हुई कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 छलांग लगाने के बाद वो 5 सीढ़ियां नीचे उतर पाया है। और उतरना कितना है? पहली सीढ़ी पर वो बैठा हुआ है, ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा हुआ है, और 9वीं सीढ़ी पर पानी है, तो 9वीं सीढ़ी का अभिप्राय उसे 8 सीढ़ियां नीचे उतरना है। तो 8 के लिए देखिएगा, वो बंदर हमारा 10 छलांग लगाने के बाद -5, उसके बाद 11वीं छलांग लगाएगा -3, -5 और -3 कितना हुआ? -8, और हमें -8 ही, यानी 8 सीढ़ियां नीचे ही बंदर को उतरना था, इसलिए उसको इस छलांग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से -3 जुड़ करके -8। तो अब हम गिन करके देखेंगे बंदर की छलांग 2 4 6 8 10 11, यानी 11 छलांग में वो पानी तक पहुंच जाएगा। पहले भाग का हमारा उत्तर ये है। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग में क्या करता है वो? 4 छलांग ऊपर की ओर, पानी पी करके ऊपर आएगा, तो एक बार छलांग लगाएगा ऊपर की ओर 4 सीढ़ियां, ऊपर की सीढ़ियों को हम जमा से दर्शाएंगे। फिर 2 सीढ़ियों की छलांग लगाता है नीचे की ओर, ये घटा, तो 2 छलांग में वो कितना ऊपर की ओर चढ़ता है? 2 सीढ़ियां, और चढ़ना कितना है उसे? 8 सीढ़ियां। तो देखिएगा, इसी प्रकार से फिर वो तीसरी छलांग लगाएगा और फिर चौथी छलांग लगाएगा, उसमें 2 घटेंगे, तो कितना हुआ? 2 इसमें और 2 पहले चढ़ चुका था वो, 4 सीढ़ियां। इसी प्रकार से क्या होगा? अगली बार फिर वो छलांग लगाएगा ऊपर की ओर, और अब देखिएगा 4 पहले चढ़ चुका था, 1 छलांग ये लगाई, यानी उसे ये छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब की बार कुल कितनी छलांग लगानी पड़ी उसको? 1 2 3 4 5 छलांग में वो वापस पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सवालों की दोहराई करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आए तो वीडियो को रिप्ले करके देखें।
उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, उनको भी आप इन्हीं विधियों के आधार पर अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।